सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मेथाले। आज हम मॉडर्न अलजेब्रा में आइसोमॉर्फिज्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो 11A में हमने आइसोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, शायद लगभग हमने 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इन ऑल। तो लेट अस मूव डाउन विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 7. सो नाउ लेट अस सी व्हाट डज प्रॉपर्टी 7 से. So property 7 says for a fixed integer k, for a fixed integer k and a fixed group element B belonging to G, the equation x to the power k equal to B has the same number of solutions in G as does the equation x to the power k equal to phi b in G bar. यानी कहने का मतलब है x की पावर k इक्वल टू b के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे दोज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू यानी जो x की पावर k की पावर b के जो सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मान लो इसके 4 सॉल्यूशन हैं, तो x की पावर k इक्वल टू फाइव b के भी 4 सॉल्यूशंस होंगे। कहाँ? G बार में। अगर G और G बार क्या है? आइसोमॉर्फिक हैं, एंड फाइव इज़ द आइसोमॉर्फिज्म। सो लेट अस प्रूव इट। सो लेट A subset of G be the set of all solutions of x to the power k equal to b in G. Then हमने क्या माना? हमने माना A is the set of all possible solutions, यानी x की पावर k equal to b के जितने भी solutions हैं वो सब के सब कहाँ हैं? इस A के अंदर हैं। So all the solutions of this equation x to the power k into b are contained in A. तो अब हम क्या करते हैं? A का कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं। Then let A belong to A. This implies A to the power k, क्योंकि A सब solutions का सेट है तो A की पावर k करने पर B आएगा। Now you take phi on both the sides. This implies phi of A to the power k is equal to phi of B. So this implies phi of A whole to the power k is equal to phi of B. So this implies phi of A is a solution of और डेफिनेटली जो ये phi of A आएगा, ये phi of A मुझे बताएंगे कहाँ आएगा? phi of A G बार में आएगा। This implies phi of A belonging to G bar is a solution of, ये क्या होगा? इसका एक सॉल्यूशन होगा, is a solution of x to the power k equal to phi of b. So therefore every element of, देखिए तो हमने क्या किया? A कहाँ से उठाया? इस A से। we have picked an A from this, और हमने क्या देखा? phi of A, अगर A की पावर x की पावर k इक्वल टू b का सॉल्यूशन है तो phi of A x to the power k is equal to phi of b का सॉल्यूशन होगा। This implies that phi of A is the subset
of all solutions of x to the power k equal to phi b in g bar। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपने देखा कि अगर आप कोई भी a यहाँ से उठाते हैं तो phi of a इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है, x की पावर k इक्वल टू phi b का सॉल्यूशन हो जाता है। फॉर एवरी a इन a phi of a इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप a यहाँ से उठाएंगे phi of a इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी phi a लेकर एलिमेंट्स आएंगे, phi a लेकर एलिमेंट्स आएंगे, कहाँ से a कहाँ से उठाएंगे, कैपिटल ए से। तो जो भी हम a यहाँ से उठाएंगे उसके ऊपर जब phi अप्लाई करेंगे तो हमें अल्टीमेटली किसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यानी अगर मैं phi ऑफ a के हर एलिमेंट पर phi लगाकर एक नया सेट बना लूँ जिसे हम कहते हैं phi ऑफ a, तो phi ऑफ a का हर एलिमेंट इसका सॉल्यूशन होगा। इसलिए द सेट phi ऑफ a इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ x की पावर k इक्वल टू phi b। तो क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आप a इसका सॉल्यूशन सेट है x की पावर k इंटू b का, a इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ x की पावर k इंटू b, देन phi ऑफ a, क्योंकि हमने देखा a का कोई भी एलिमेंट उठाएं उसके ऊपर phi लगाएं तो हमारे पास जो phi ऑफ a आता है वो किसका सॉल्यूशन आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी द सॉल्यूशन ऑफ x टू द पावर k इंटू b। इसका मतलब phi ऑफ a जो भी आएगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब phi ऑफ a विल बी कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ g, सबसेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन g। तो नाउ लेट b be the subset of b be the set of all solutions of x की पावर k equal to phi b in g bar। then from 1 से हम ये कह सकते हैं कि phi of a जो होगा वो b का सबसेट होगा। दैट इज़ व्हाट वी कैन से, क्योंकि b इज़ द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस और हमने देखा phi of a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब नाउ लेट से इफ आई पिक अप अ बीटा belonging to b, so this implies phi inverse of beta belongs to g, क्योंकि b किसका सबसेट होगा, g बार का सबसेट होगा। सो b जब g बार का सबसेट होगा तो phi इनवर्स ऑफ b will belong to g। नाउ बीटा, और यहाँ से क्योंकि b को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या हुआ, बीटा की पावर k विल बी इक्वल टू phi ऑफ b, और phi इनवर्स ऑफ बीटा g में होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं phi ऑफ phi इनवर्स ऑफ बीटा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है, विल बी इक्वल टू बीटा। सो बीटा टू द पावर k कैन बी रिटन एज phi ऑफ phi इनवर्स बीटा टू द पावर k is equal to phi of b। now this becomes phi of phi inverse beta to the power k, that is what it becomes, is equal to phi of b। but phi is 1 1, तो phi अगर 1 1 है so this implies phi inverse of beta will be equal to the power k will be equal to phi of b। इसको ढंग से लिखते हैं, phi inverse of beta to the power k will be equal to phi of b। so this implies phi inverse beta is a solution, और phi 1 1 है तो phi दोनों साइड से हटाना पड़ेगा। तो phi ये वाला phi आप देख सकते हैं, यहाँ भी phi लगा है और यहाँ भी phi लगा है, ये phi और ये वाला phi दोनों चले जाएंगे क्योंकि phi 1 1 है, तो हमें यहाँ से ये phi हटा लेना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ b। तो दिस इम्प्लाइज phi इनवर्स b बीटा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ
x to the power k equal to b in G. So this implies phi inverse of b is a subset of A. तो phi inverse b किसका सबसेट हो गया? A का. Therefore we can say that b is a subset of phi of A because phi is a bijective function. So अभी हम फर्स्ट में ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये देखें आप अच्छे से, इफ़ यू लुक एट दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दिस, ये हम प्रूव कर चुके हैं अच्छे से ये वाला पॉइंट अगर आप देखें. सो वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दिस पॉइंट. ये देखिए ये मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया कि phi ऑफ A किसका सबसेट है? B का. और यहाँ देखें यहाँ हम क्या प्रूव कर चुके हैं? हियर वी हैव प्रूव्ड दैट B is a subset of phi of A. So therefore I can say B is equal to phi of A. Since phi is 1 1, this implies number of elements in B, in A and B are in 1-to-1 correspondence with each other. There is 1-to-1 correspondence with each other. That is, the number of elements in A and the number of elements in B are same. So इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो ग्रुप्स हैं G और G बार दोनों आइसोमॉर्फिक हैं और x की पावर k का सॉल्यूशन x की पावर k इक्वल टू b के जितने सॉल्यूशंस होंगे उतने ही सॉल्यूशन x की पावर k इक्वल टू 5b के सॉल्यूशंस होंगे, ना कम ना ज़्यादा. इस पॉइंट का यूज़ हम दो ग्रुप्स को नॉन आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इक्वेशन देखूं x टू द पावर k इक्वल टू 1 इन ग्रुप R star with respect to multiplication, that is, it is the group of all real numbers except 0 and it is a multiplicative group. तो ये ग्रुप है क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स, मान लो आपने √3 उठाया तो उसका इन्वर्स 1/√3 हो जाएगा. आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है? 1 है. और एसोसिएटिव तो होगा ही, तो एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का इन्वर्स है. एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि दो आप रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर्स ही मिलेंगे. सो आर स्टार इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो x की पावर 4 इक्वल टू 1 इन आर स्टार याद कर रहे हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो इन ग्रुप हैज़ 2 सॉल्यूशंस. एंड व्हाट आर दोज 2 सॉल्यूशंस? These solutions are x equal to 1 and -1. अब मान लीजिए एक phi अगर एक आइसोमॉर्फिज्म होता from the group R star to the group C star. C star is a set of all complex numbers except 0 under multiplication. And in this case x to the power 4 equal to 1. तो देखिए अगर phi आइसोमॉर्फिज्म होता तो ये है B. तो ये क्या है? phi of B. Why phi of B? क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म कैरीज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R स्टार ऑन टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ C स्टार. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ C स्टार इज ऑल्सो 1. सो phi विल कैरी दिस 1 to 1. सो बेसिकली दिस इज इन अ वे, अगर देखा जाए तो ये जो 1 है दिस इज B और ये जो 1 है दिस इज phi ऑफ B. तो अगर देखा x की पावर 4 इक्वल टू 1 इन द ग्रुप C स्टार हैज़ 4 solutions. And what are those? X is equal to -iota, +iota, 1 and -1. This implies ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये आइसोमॉर्फिक होते तो x की पावर 4 इक्वल टू 1 और x की पावर 4 इक्वल टू phi of 1 which would be 1 again will have the same number of solutions. बट इस केस में यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2. और यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 4. So therefore the number of solutions is not same. Therefore R star can never be isomorphic to C star. So this property can be used to prove that two groups are isomorphic, are non-isomorphic, sorry. That is what it can be used for. Now let us come down to the next property.
प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो फाई तो ऊपर आइसोमॉर्फिज्म हमने पहले से ही मेंशन कर दिया था पिछले वीडियो में, आप देखते चलें। तो फाई इनवर्स is an isomorphism, is also an isomorphism of G star onto G, यानी फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इन्वर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो ये तो प्रूफ मुझे लगता नहीं कुछ खास मुश्किल होना चाहिए। तो सिंस inverse of a bijection is a bijection, हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। therefore phi from G to G bar being bijective implies phi inverse G to G bar है, phi inverse from G bar to G is also bijective, ये भी कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा। so this will also be bijective. now since this is bijective, तो 1 1 भी हो गया, on to भी है। बस हमें सिर्फ ये दिखाना, it is operation preserving. we need to show that phi inverse is operation preserving. So let us prove that it is operation preserving. So now let us prove it. तो प्रूव तो कर ही रहे हैं, प्रूव तो चल ही रहा है यार, ये हम यहाँ पर ऑपरेशन प्रिजर्विंग हमें प्रूव करना है। सो लेट G1 बार कॉमा G2 बार बिलोंग टू G बार। G बार के जो ऑपरेशन है उसे हम डॉट से डिनोट करेंगे, और G का ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन यानी बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे उससे डिनोट करेंगे। तो सिंस फाई इज ऑन टू, this implies there exists G1 comma G2 belonging to G such that phi of G1 is equal to G1 bar, phi of G2 equal to G2 bar. This further implies phi inverse of G1 bar will be G1 and phi inverse of G2 bar will be equal to G2. So there exists G1 and G2 so that this holds. Now G1 into G2 will be equal to phi of G1 into phi of G2. That is how it will be, and this can be written as phi of G1 G2 by the definition of isomorphism. So phi of G1 G2 is equal to G1 bar dot G2 bar. So therefore phi inverse of G1 bar dot G2 bar is equal to G1 G2, और इस G1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? phi inverse of G1 bar dot phi inverse of G2 bar. So this implies phi inverse of G1 G2, यहाँ बीच में डॉट नहीं आएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो G1 और ये G2 है ये कहाँ है? G में है, और G में जो हम ऑपरेशन डिनोट कर रहे हैं वो बीच में हम कोई भी सिंबल नहीं लगा रहे, मल्टीप्लिकेटिवली डिनोट कर रहे हैं। तो phi of G1 into phi of G2, तो phi inverse, therefore phi inverse is operation preserving.
therefore it is an isomorphism. So therefore you can say that phi inverse is also an isomorphism. So from here we conclude that if phi is an isomorphism, then phi inverse will also be an isomorphism. Now let us come down to the next property. So property number 9. What does this property say? If K is a subgroup of G, then phi K का मतलब क्या होगा? It will be the collection of all elements of K, phi K, such that K belongs to K. Then the set phi K is also a subgroup of G bar. So that is what we have to prove. What is the relation? That K अगर G का subgroup है तो phi K भी G bar का subgroup होगा. So that is what we have to show. So in this case, let us prove it. So let alpha comma beta belong to phi K. This implies there exist K1 comma K2. There exist K1 comma K2 belonging to capital K, such that phi of K1 is alpha and phi of K2 is beta. Now if we look at अल्फ़ा इंटू बीटा इन्वर्स, तो ध्यान रखें अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट्स हैं? phi k के, और phi k किसका सबसेट है? G बार का. तो अल्फ़ा इंटू बीटा इन्वर्स दैट विल बी इक्वल टू phi k1 इंटू phi k2 इन्वर्स. सो और हम ये प्रूव कर चुके हैं. वो क्या प्रूव कर चुके हैं देखें, याद करें. phi ऑफ a to the power n is equal to phi of a to the power n. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दिस फॉर n बीइंग एनी इंटीजर. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. तो यहाँ पर n कितना है? -1. तो ये -1 को आप कहाँ पुश कर सकते हैं? अंदर. सो दिस बिकम्स phi of k1 into phi of k2 inverse, and this will be nothing but phi of k1 K2 inverse. Now K1 K2 belongs to K, and K is a subgroup. So this implies K2 inverse also belongs to K, and K1 तो K में था ही. So therefore by closure property, K1 K2 inverse belongs to K. So therefore what do we have? We have alpha into beta inverse is equal to phi of K1 K2 inverse, where K1 K2 inverse belongs to K. Therefore alpha into beta inverse belong to phi of K. Therefore by one step subgroup test, we can say that phi k is a subgroup of G bar. So that proves the property that if K is a subset of just hang on. If K is a subgroup of G, then phi K is also a subgroup of G bar. So that proves this property. So these are in total 9 properties. Now we have an important result which we will be doing in the next video. So I think ये जो हमने अभी 7, 8 और 9 ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये आपने अच्छे से देखी होंगी और आपको समझ में आई होगी. प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड प्रॉपर्टी नंबर 9.
So you would have understood all these properties nicely. So meet you in the next video with some more important properties and results relating to isomorphism, and we will proceed with our modern algebra. Till then, goodbye, and please do not forget to subscribe to my channel मैथाल्य, क्योंकि इसमें हम आने वाले समय में लगभग IAS का पूरा कोर्स डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें समय लगेगा, मुझे पता है, लेकिन हम अपने पथ पर चलते रहेंगे, धीरे धीरे रोज़ बढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए, थैंक यू, एंड प्लीज़ फिर से मैं एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।